नमस्कार। आज का हमारा विषय है द एजुकेशन थ्योरी ऑफ प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। मैंने पहले भी बताया था कि प्लेटो का जो सर्वप्रथम उद्देश्य था वह था आदर्श राज्य की स्थापना करना, और आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए उसने बहुत सारी थ्योरियां बनाई और उन्हीं थ्योरियों पर उसने आदर्श राज्य को स्थापित करना चाहा। सबसे पहले उसका पिलर था, जो थ्योरी थी, वो थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। दूसरा उसका बेस था, दूसरा पिलर था आदर्श राज्य को स्थापित करने का, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा के बारे में प्लेटो का ये मानना था, ये सोचना था कि हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है। प्राध्यापक या शिक्षक बहुत बुद्धिमान हो ऐसी बात नहीं है, या वो अपने विद्यार्थियों को बुद्धिमान बना दे ऐसा नहीं है। उसका मानना था कि विद्यार्थी अज्ञानता के अंधकार में रहते हैं और शिक्षक ज्ञान के प्रकाश में रहता है। शिक्षक का दायित्व यह है, शिक्षक का कार्य यह है कि वह विद्यार्थी को अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की ओर आकर्षित करे। जैसे अगर आप अंधकार में हैं तो आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखेगी, यू नॉट हैव एनी क्लियरिटी, विजन आपका क्लियर नहीं होगा, कहां पर क्या है, आप टकराएंगे। पर अगर आप प्रकाश में हैं तो आपको हर चीज विजुलाइज होगी, हर चीज आसानी से दिखाई देगी। बस प्राध्यापक का, शिक्षक का काम यह है कि विद्यार्थी को अंधकार से निकाल के ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना, और जब वह ज्ञान के प्रकाश की ओर आएगा तो उसे सब बातें समझ में आने लगेंगी और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो शिक्षा का उद्देश्य उसका था कि एक प्रकाश की ओर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, खासकर ज्ञान के प्रकाश की ओर। बस शिक्षक का प्रारंभिक महत्वपूर्ण काम यही था। प्लेटो ने अपनी शिक्षा के सिद्धांत को देने के लिए उसके समय दो राज्यों की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, एथेंस और स्पार्टा। उन दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं से प्लेटो बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसने उन दोनों शिक्षा संस्थाओं का अध्ययन किया। और उसने बताया कि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था सबसे पहली बात थी कि यह राज्य के द्वारा नियंत्रित नहीं थी। दूसरी बात, एथेंस की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह व्यक्तिगत थी। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। एथेंस में जो व्यक्ति अमीर थे, जो पैसे वाले थे, वही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। साथ ही साथ एथेंस में जो भी शिक्षा की आपको व्यवस्था है, आप अगर अपना पैसा देंगे और पैसा खर्च करेंगे तो आप तर्कशास्त्र आदि बातों की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था बहुत खर्चीली थी और बहुत ही सीमित थी, बहुत ही कम व्यक्तियों को प्राप्त हो पाती थी। राज्य के आधे से अधिक लोग अशिक्षित रह जाते थे, ज्ञान की पिपासा को लिए ही बैठे रह जाते थे और उनके मन में विद्रोह उत्पन्न होता था। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था जो थी, स्पार्टा एक छोटा सा राज्य था और चारों तरफ वह दुश्मनों से घिरा हुआ था और हमेशा उसका पहली प्राथमिकता युद्ध हुआ करती थी, वार। हमेशा उसे अपने देश की सुरक्षा के लिए, युद्ध के लिए लिप्त रहता था। तो स्पार्टा ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए ही बनाया और उसकी जो शिक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि छोटा सा राज्य था, जनसंख्या कम थी, तो उसने राज्य के द्वारा शिक्षा दी गई। दूसरा उसने बताया अनिवार्य शिक्षा, सबको शिक्षा लेनी होगी। तीसरा उसकी विशेषता थी, या बोलना चाहिए वहां पर व्यवस्था थी, स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा, क्योंकि जनसंख्या कम थी। अगर केवल पुरुषों को शिक्षा देंगे तो उसके पास सैनिक नहीं बचेंगे। और नेक्स्ट उसकी विशेषता थी कि सैन्य व्यायाम और सैन्य शिक्षा। स्पार्टा अपने देश में नागरिकों को व्यायाम और सैन्य शिक्षा तक ही सीमित रखता है, क्योंकि उसे अच्छे, ताकतवर और लड़ाकू सैनिक चाहिए थे। किसी प्रकार की शिक्षा में कोई खर्च नहीं किया जाएगा, राज्य सबको शिक्षा देगी, हर व्यक्ति शिक्षित होते थे और सारे के सारे व्यक्ति शिक्षित होकर के सेना में भर्ती होते थे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। तो यह है स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था और एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था से दोनों से प्लेटो बहुत अधिक प्रभावित था और इसी प्रभाव के कारण उसने दोनों की शिक्षा व्यवस्थाओं की जो विशेषताएं थी उसको एक्सेप्ट किया, आत्मसात किया और उसके बाद उसने अपनी एक शिक्षा व्यवस्था बनाई।
प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से रूसो इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि उसने तो यहां तक कह दिया था कि रिपब्लिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। द रिपब्लिक इज बेस्ट जो आर्टिकल है या बेस्ट उसके कृति है वो सबसे उच्च कोटि की कृति शिक्षा पर है, जबकि रिपब्लिक शिक्षा सिद्धांत पर आधारित शास्त्र नहीं था। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को दोनों स्पार्टा और एथेंस की विशेषता को देखते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में बांटा। प्रारंभिक शिक्षा जो थी दो भागों में बांटा। प्लेटो के एजुकेशन जो था उसको उसने दो भागों में भागा। प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन या हम बोलेंगे प्राइमरी एजुकेशन। यह एजुकेशन 6 से लेकर के 20 वर्ष की उम्र तक चलेगा। 6 से लेकर 20 वर्ष की उम्र तक ये प्राइमरी एजुकेशन चलेगी और इस एजुकेशन में वह कहता है कि वह अपने विद्यार्थियों को शारीरिक सौष्ठव, जिम्नास्टिक की, हेल्थ के लिए व्यायाम की शिक्षा देगा और साथ ही साथ म्यूजिक की शिक्षा देगा। व्यायाम की शिक्षा वह इसलिए देता है कि व्यायाम रहने से व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होगा, ताकतवर होगा, हेल्दी होगा और पूरी तरह से सुदृढ़ और मजबूत होगा। वह कहता है एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हेल्थ की शिक्षा उसकी बहुत सीमित या संकुचित शिक्षा नहीं थी। हेल्थ की शिक्षा में वह मेडिकल साइंस को भी इन्वॉल्व करता है। वह कहता है इस प्रकार की शारीरिक शिक्षा दी जाएगी जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की बीमारियों को स्वयं दूर करेगा। किस प्रकार के कष्ट के लिए आपको किस प्रकार का व्यायाम और किस प्रकार का खान पान और किस प्रकार के मेडिसिन लेनी है, ये भी शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि प्लेटो ने अपने राज्य में कोई चिकित्सक की व्यवस्था नहीं रखी थी। तो व्यायाम के द्वारा वह टॉप टू बॉटम पूरी की पूरी तरह से व्यक्तियों के विकास और शारीरिक सौष्ठव और स्वास्थ्य की शिक्षा देता है। दूसरी शिक्षा कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा वो बोलता है कि मन की शिक्षा के लिए, माइंड की शिक्षा के लिए म्यूजिक की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर आपकी आत्मा संतुष्ट है, आपका मन शांत है, तो आप एजुकेशन को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और आप जो है अच्छे कार्य करेंगे। मनुष्य जो है, उसके नागरिक जो है डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। वह कहता है एक अच्छा संगीत, एक अच्छा म्यूजिक, एक अच्छा साहित्य व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है और जब वह आत्मिक रूप से संतुष्ट होगा तो वह एक आदर्श नागरिक बनेगा और अपने विचारों को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सकेगा। पर म्यूजिक और साहित्य में वह एक कुछ प्रतिबंध लगाता है। उसको यह भय था कि कई बार साहित्य और कविताएं और संगीत जो है राज्य में विद्रोह भी पैदा कर देते हैं। अगर किसी ने ऐसा संगीत लिखा जो राजा के विरोध में हो, जो राजा को अपमानित करता हो, जो राजा का स्थिति को नीचे गिराता हो, ऐसे संगीत को सुन करके लोग राजा के प्रति बुरी प्रतिक्रिया अपने दिल में पैदा कर लेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अगर पिक्चर में हम देखें जो विलन होता है, जो खलनायक होता है, चाहे वो अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, पर उसने अगर भूमिका एक गुंडे किरदार की, गंदे किरदार की और विलन की है तो हम उससे घृणा करने लगते हैं, हम उसे पसंद नहीं करते। ठीक उसी प्रकार इसी बात को देखते हुए प्लेटो कहता है कि साहित्य में भी जो भी साहित्य छपेगा, जो भी साहित्य जाएगा, वह राज्य की परमिशन के बाद ही पब्लिक के पास जाएगा। जो संगीत होगा वह भी राज्य के नियंत्रण में रहेगा। राज्य के नियंत्रण से मुक्त न संगीत होगा और न ही साहित्य होगा। ये वह शिक्षा के बारे में बताता है और यह शिक्षा 6 से लेके 18 वर्ष तक चलती है। 6 से लेके 18 वर्ष के बाद वह कहता है कि 2 वर्ष के लिए, 18 से 20 वर्ष के लिए वह सैनिक शिक्षा देगा। सैनिक शिक्षा में पूरी तरह सैन्य शस्त्र, अस्त्र और आपके सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी और आपका वॉर में कैसे प्रकार लड़ाई आता है, क्या अस्त्र है, क्या आयुध है, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी है, इस पूरी प्रकार की व्यवस्था की वह वर्णन करता है और सैनिक शिक्षा की पूरी 2 साल तक ट्रेनिंग देता है। इसके बाद 20 वर्ष के बाद जब ये 6 से लेके 18 वर्ष और उसके बाद 2 वर्ष जो है शिक्षा हो जाएगी, उसके बाद एक एग्जामिनेशन होगा, एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें जो लोग पास हो जाएंगे वो आगे की शिक्षा के लिए जाएंगे और जो पास नहीं होंगे वह वही रह जाएंगे और वो लोग सैनिक का कार्य करेंगे। वो देश में सेना का काम करेंगे, सैनिक बन जाएंगे, क्योंकि वो सेना तक की शिक्षा उनको प्राप्त हो चुकी है।
20 वर्ष के बाद उसने जो शिक्षा व्यवस्था बताई है वह 10 वर्ष की और शिक्षा व्यवस्था 15 वर्ष की बताई है, तो पहले 10 वर्ष की। इन 10 वर्षों में वह कहता है सबसे ज्यादा उसने जोर दिया, जो पास हो गए हैं वह उच्च शिक्षा में जाएंगे। इस शिक्षा को उसने उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का नाम दिया, उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा। हायर एजुकेशन में वो लोग जाने के बाद उसने सबसे अधिक जो प्रेशर दिया, सबसे अधिक जो महत्व दिया वह था गणित का। वह कहता है उसने यहाँ तक कि अपने अकादमी में उसने पहला विचारक था जिसने उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोली। ये भी क्रेडिट प्लेटो को जाता है। और अपने एकेडमी के बाहर उसने लिख दिया था कि गणित के ज्ञान से शून्य व्यक्ति इसमें प्रवेश न करे। अर्थात जिन विद्यार्थियों के पास गणित का ज्ञान नहीं है वह उसके अकादमी में, उसके शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं पा सकते। प्रवेश पाने की पहली प्राथमिकता थी कि आपको गणित का ज्ञान होना चाहिए। तो ये 10 वर्ष तक लगातार गणित के अध्ययन करवाता है और गणित पे बहुत अधिक ध्यान देता है। और उसके बाद जो 5 वर्ष है तब उसमें वह ज्यामिति और इसके बाद आपका अंक गणित, बीज गणित, दर्शन शास्त्र, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए बताता है। तो इस प्रकार ये 35 वर्ष तक लोग बच्चे जो है शिक्षित होंगे। यहाँ पर वह उनको तर्क शास्त्र की और दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा देता है। ये चीजें उसने ली थी एथेंस से। एथेंस में दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, प्राइवेटली दी जाती थी और इसको प्राइवेट वे में पढ़ाया जाता था। तो एथेंस की ये विशेषता को उसने अपने इस हायर एजुकेशन में एक्सेप्ट किया, क्योंकि तब तक बच्चा मैच्योर हो जाता था, उसका दिमाग पूरी तरह खुल चुका होता था और वह इंटेलिजेंट, ज्ञानी होता था। वह इन सब बातों को आत्मसात कर लेगा। गणित के साथ ज्यामिति, आपका ट्रिग्नोलॉजी और इन सब प्रकार की विशेषताएं, साइंस, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी और आपका तर्क शास्त्र आदि की शिक्षा वह पूरी तरह देता था। अब आपको लगता होगा कि ये 35 वर्ष तक लंबी शिक्षा प्राप्त कर लिया, इसके बाद इसमें बाद भी फिर एक एग्जाम होगा जिसमें कि लोग पास हो जाएंगे, वही लोग जो है वो आगे जाएंगे, बाकी ये लोग शासकीय उच्च पदों के कर्मचारी, अधिकारी बन जाएंगे, शासन के कार्य को देखेंगे और ये 15 वर्ष उसका जो फिर प्रैक्टिकल नॉलेज वो देगा वह उसका दार्शनिक शासक होगा। 35 वर्ष के बाद वह 15 वर्ष का और अध्ययन करेगा, व्यवहारिक अध्ययन, प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करेगा। और इस प्रैक्टिकल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे पूरी तरह संलिप्त रहेगा और तब वह देश में प्रशासन में भाग लेगा और प्रायोगिक रूप, प्रैक्टिकल में, व्यवहार में क्या होता है, क्या व्यवस्था है, वह सीखेगा। और इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था 50 वर्ष तक चलेगी। 50 वर्ष तक चलने के बाद वह विद्यार्थी दार्शनिक शासक होगा और दार्शनिक शासक जो है उसके देश का उत्थान करेगा, देश का विकास करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। तो अब हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं, पहला है राज्य नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा पूरी तरह राज्य द्वारा नियंत्रित होगी, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, कोई व्यक्तिगत रूप से शिक्षा को व्यवसाय नहीं बना सकता। राज्य द्वारा शिक्षा पूरी तरह नियंत्रित होगी। जो भी शिक्षा दी जाएगी उसका डिसीजन, उसका निर्णय राज्य के द्वारा होगा और चूंकि राज्य देगा तो वो पूरे राज्य के सिटीजन्स को, विद्यार्थियों के लिए प्रदान की जाएगी। दूसरी विशेषता है अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एजुकेशन। एजुकेशन जो है कंपल्सरी होगी, हर व्यक्ति के लिए, हर विद्यार्थी को एजुकेशन लेना होगा। ये राज्य का निर्णय है, ये डिसीजन है और इसलिए प्लेटो के राज्य का हर व्यक्ति शिक्षित होगा, उसे एजुकेशन प्राप्त होगी और उसे एजुकेशन लेना पड़ेगा। तीसरी विशेषता है स्त्री पुरुष को समान शिक्षा। हमने देखा था कि स्पार्टा के और एथेंस की शिक्षा व्यवस्थाओं की विशेषताओं को एक्सेप्ट करता है। तो उसने स्पार्टा की जो है शिक्षा व्यवस्था थी स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा, कोई मतभेद नहीं होगा। उसका मानना था कि जितना मस्तिष्क स्त्री के पास है उतना ही ब्रेन का वजन पुरुष के पास है, इसलिए दोनों को समान शिक्षा दी जा सकती है। किसी प्रकार का लिंग का भेदभाव प्लेटो नहीं करता है। तो स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा की व्यवस्था की बात वो करता है। फिर वो कहता है आदर्श राज्य के लिए आवश्यक। प्लेटो कहता है कि उसकी शिक्षा जो है उसने जो कल्पना की थी एक आदर्श राज्य, तो आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए एक स्थायी स्तंभ
एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में उसकी एजुकेशन थ्योरी स्थापित की थी। उसने ऐसी व्यवस्था की थी कि उसका आदर्श राज सक्सेसफुल हो, सफल हो और जिसमें हर व्यक्ति शिक्षित और सुशिक्षित हो। उसके बाद वो बोलता है व्यायाम और संगीत की शिक्षा पर बल। ये भी बात उसने स्पार्टा से ली। उसका यह मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो हर बातों को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए सबसे पहले व्यायाम का होना बहुत जरूरी है। आज हम अगर देखते हैं अपने जीवन में कि अगर हम सुबह उठते ही फिजिकली आउटफिट करते हैं, कुछ वर्कआउट कर लेते हैं, फिजिकली हम कसरत करते हैं या दौड़ते हैं या वॉक करते हैं, तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में संचालित हो जाता है और जब पूरे शरीर में संचालित होता है ब्रेन तक में, तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, हमारे शरीर से आलस से हट जाता है और हम अपने आप को हर काम के लिए चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं। इसीलिए प्लेटो यह मानता था कि हर विद्यार्थी को व्यायाम की शिक्षा देना जरूरी है। शिक्षा के पहले उसे व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, स्वस्थ शरीर में। वह व्यायाम की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी देता था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं मेडिकल शिक्षा भी वह देता था। उसके बाद में संगीत, वो कहता है आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए संगीत म्यूजिक की शिक्षा भी होना बहुत जरूरी है। संगीत से व्यक्ति की आत्मा शांत होती है, मजबूत होती है और जब उसकी आत्मा प्रसन्न होगी, उसका मन अच्छा होगा तो हर चीज में पॉजिटिविटी देखेगा, हर चीज को आत्मसात करेगा और उसको आगे बढ़ने की इच्छा होगी। तो ये प्लेटो की व्यवस्था थी। फिर वो कहता है उद्देश्य जो था उसका नैतिक और नैतिक चरित्रवान व्यक्तियों की स्थापना करना। उसके शिक्षा सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह ऐसे नागरिक बनाना चाहता था जो स्ट्रॉन्ग अपनी मॉरल वैल्यू को लेकर हो, और जब व्यक्ति की मॉरल वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी तो वो कभी भी गलत काम, किसी भी प्रकार का अनैतिक काम, दुष्कार्य या अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार के कार्य नहीं करेगा। तो अपनी शिक्षा व्यवस्था में एक नागरिकों को, अपने सिटीजन को स्ट्रॉन्ग वैल्यू, मॉरल वैल्यू के साथ आगे बढ़ना चाहता था, तो एक नैतिक शिक्षा भी देने के पक्ष में बात करता है। फिर वह कहता है कि उसकी जो शिक्षा है वो प्रशिक्षण पर आधारित है। वह अपने एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रेनिंग देता है। हम आज देखते हैं हमारे देश में जितने भी IAS, IPS, IFS अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो देश की स्थायी कार्यपालिका है, जो CEO है, मुख्य कार्यपालिका है, उनको सरकार आज के युग में भी पहले ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है, 6-6 महीने, 2-2 साल का। और जब वो प्रशिक्षित हो जाते हैं तब उन्हें कार्य क्षेत्र में भी ट्रेनिंग के लिए कुछ ऐसी पोस्टों में प्रदान की जाती है जहां वो ट्रेनिंग लेकर के बाद में उन्हें कलेक्टर और आगे कमिश्नर के रूप में स्थापित किया जाता है, जिससे वे राज्य का कार्य करते हैं। ठीक ये बात इतने वर्षों पहले प्लेटो ने कही थी कि ट्रेनिंग देना जरूरी है। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, वो अपने दार्शनिक शासक को ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बात करता है, जो कि वाकई काबिल तारीफ है कि उतने समय पहले उसने इस बात को सोचा। तो यह है प्लेटो की व्यवस्था। अब हम देखेंगे प्लेटो के सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाएं, डिमेरिट्स ऑफ एजुकेशन थ्योरी ऑफ प्लेटो। तो सबसे पहली आलोचना है आलोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक के खिलाफ, लोकतंत्र के विरोध में। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि उसने जो शिक्षा व्यवस्था है वह पूरी तरह संरक्षक वर्ग के लिए ही रखी, गार्जियन क्लास, संरक्षक वर्ग, गार्जियन क्लास। व्हाट इज द गार्जियन क्लास? तो प्लेटो ने बार बार उत्पादक, बार बार सैनिक और शासक वर्ग बोलने के बदले उसने दो वर्गों को संरक्षक वर्ग में रखा, गार्जियन क्लास में रखा। वह था सैनिक और शासक। सैनिक, सोल्जर्स, और आपके जो शासक है, एडमिनिस्ट्रेटर, इन दोनों को उसने गार्जियन क्लास में रखा, संरक्षक वर्ग में रखा। और ये जो पूरी एजुकेशन थ्योरी है वह प्लेटो ने गार्जियन क्लास के लिए ही रखी, संरक्षक वर्ग के लिए ही रखी। अर्थात उत्पादक वर्ग इस शिक्षण व्यवस्था से नदारद है। तो इतने बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ा भाग उत्पादक वर्ग, जो कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों में रखा है,
देश की सारी आवश्यकताओं को वह पूरी करता है, ऐसे वर्ग के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था की प्लानिंग प्लेटो ने नहीं की। इसलिए लोगों ने आलोचना करी और कहा कि इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वह आलोकतांत्रिक है। फिर है व्यावहारिक। आलोचकों का यह भी मानना था कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था केवल सैद्धांतिक है, बोलने में बहुत अच्छी लगती है, पढ़ते रहो, अभी आप पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर संगीत पढ़ेंगे, और बच्चा जो है 6 से लेके 20 वर्ष की उम्र में पूरा मेडिकल साइंस भी पढ़ लेगा और आत्मा को शुद्ध करने के लिए सारी संगीत की शिक्षा भी कर लेगा और 50 वर्ष तक लंबी शिक्षा पढ़ता रहेगा। तो ये व्यावहारिक, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल, यह व्यावहारिक नहीं है, केवल सैद्धांतिक ही है, प्रिंसिपल वाइज ही। देखने में बड़ी लुभावनी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के इसमें विचार हैं जो कि वाकई काबिल तारीफ है। नेक्स्ट आलोचना है कि कला साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो जो है वह जो सबसे बड़ा आलोचना का कारण बना वो यह था कि इन्होंने कला और साहित्य को पूरी तरह नियंत्रण में रखा। कला जो है वह लिटरेचर एंड आर्ट्स एंड लिटरेचर इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट। कला और साहित्य जो है वो पूरी तरह कंट्रोल्ड होगा, राज्य के द्वारा, स्टेट के अंदर रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति अपने हिसाब से नहीं कर सकता। जो लोग भी साहित्य में रुचि रखते हो, जो कविता लिखते हो, जो कहानी लिखते हो, वो सोच सकते हैं कि अगर आपको राज्य के नियंत्रण में बैठा करके कहा जाए कविता लिखो, है, आप पोएट्री लिखिए, आप कोई साहित्य लिखिए, तो ये एक कवि का हृदय नहीं मान सकता। कवि का हृदय तो केवल अपनी भावनाओं के आधार पर उन्मुक्त वातावरण में अपने मन की आवश्यक बातों को लेकर के लिखना चाहता है। किसी प्रकार के नियंत्रण में कोई भी चीज नहीं लिखी जा सकती। पर प्लेटो ने साहित्य, संगीत और कला को पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में रखा था, जिससे कि उसके कुठाराघात था और कला और साहित्य को पनपने नहीं देने की बात कही थी। उसने केवल भाट बनाने की कोशिश की थी, जो प्राचीन समय में राजा की केवल तारीफ करते थे और पुरी की चरण वंदना के लिए जो गाना गाते थे, ऐसे ही साहित्य की बात शायद प्लेटो चाहता था। नेक्स्ट है उसकी आलोचना जो है वह है राज्य नियंत्रित शिक्षा का स्वरूप उचित नहीं है। राज्य के नियंत्रण में शिक्षा है, ये तो ठीक है, इसकी आलोचकों ने आलोचना नहीं की कि ठीक है, राज्य के नियंत्रण में शिक्षा है तो शिक्षा जो है एक बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पर उसका जो स्ट्रक्चर है, स्वरूप जो बनाया, वो उचित नहीं है। उसके स्वरूप में पहले ही हमने बताया कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस शिक्षा से वंचित रह जाएगा। दूसरा, इस शिक्षा व्यवस्था की जो ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन है, जो इसकी लंबाई है, वो इतनी ज्यादा है, 50 वर्ष तक। आप अभी सोच सकते हैं आज के जमाने में कोई बच्चा 50 वर्ष की उम्र तक पढ़ेगा। अब आज की युग में मनुष्यों की उम्र ही इतनी होती है कि 50 वर्ष तक वह क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, लाइबिलिटीज, कब वो शादी करेगा, कब वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कब वो बच्चे पैदा करेगा। तो 50 वर्ष तक अगर वो पढ़ता ही रहेगा तो बाकी जीवन के अन्य कार्य कब करेगा? वो प्रशासन में अपना कार्य करने के लिए कब जाएगा? कब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देगा? तो इस प्रकार का जो स्वरूप है राज्य नियंत्रित शिक्षा का, बहुत ही लंबा, उबालू, और आज के युग में ये तो संभव है ही नहीं कि 50 वर्ष तक कोई पढ़ता रहे। हाँ, ये बात अलग है कि एजुकेशन पूरी करके हम कहीं जॉब कर रहे हैं और उसके बीच में हम इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं और हमने पीएचडी कर ली, हमने कि प्राइवेटली कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर लिया या और कोई स्किल सीख ली, ये बात अलग है। पर एट ए स्ट्रेच एक बार में इतनी लंबी शिक्षा व्यवस्था को पढ़ते रहना बहुत उबाऊ है और शायद बहुत ही कम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है समान शिक्षा उचित नहीं। जो इसकी तारीफ थी कि स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा, पर इस आलोचना में मैं बहुत अधिक तक सहमत नहीं हूं, क्योंकि इन आलोचक करने वाले उन्हें माना था कि लैंगिक भेद होता है, स्त्री और पुरुष में कुछ न कुछ लैंगिक भेद होता है। ऐसे कई कार्य हैं जो स्त्रियां नहीं कर सकती और ऐसे कई कार्य हैं जो पुरुष नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को समान शिक्षा देना उचित नहीं है। कई जगह इसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कई जगह इनको कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए यह उचित नहीं है। पर मेरे को ऐसा नहीं लगता है। आज के युग में तो देखिए फाइटर प्लेन लड़कियां चला रही हैं, नेवी में है, आर्मी में है, ऐसा विश्व का या ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं ना कर सके। तो ये सोच मुझे उतनी आलोचना सही नहीं लगी। फिर है विविधता का अभाव।
विविधता का अभाव, वैरायटी और एजुकेशन। प्लेटो के एजुकेशन में जो राज्य ने निश्चित कर दिया, व्यायाम की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, हायर एजुकेशन में मैथ्स की शिक्षा, फिर आपकी ज्यामिति की शिक्षा, फिर आपका नैतिक तर्कशास्त्र की शिक्षा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा। मतलब बस इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। जबकि आज हम देखते हैं कि इतनी वैरायटी है एजुकेशन में, लोग जरूरी नहीं है कि अगर मैथ्स नहीं आता है तो अशिक्षित रहेगा। पर प्लेटो के इसमें तो ऐसा था कि अगर आपको गणित का ज्ञान नहीं है तो आप उसके शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। पर आज ऐसा नहीं है। अगर हमें गणित में इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं और हम देश में कमांड कर सकते हैं, हम देश को रूल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स आए, विज्ञान आए और फिलॉसफी आए, तर्कशास्त्र आए। तो उसके शिक्षा में कोई वैरायटी नहीं थी कि व्यक्ति जो है इससे छोड़ करके उसको पढ़ सकता है। आज के युग में हम देखें हजारों विषय हैं कि हमें चुनने में परेशानी आती है कि हम कौन सा करें, और एक से बढ़कर एक विषय है। हर व्यक्ति के हुनर को बढ़ाने के लिए है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है, वह अपने हिसाब से एक एजुकेशन को पकड़ता है और वह उसकी पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। तो एजुकेशन में इस प्रकार से कोई बाइंडिंग्स, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उद्देश्य की पूर्ति, वह जिस उद्देश्य के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाता है, इस अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन की संरचना करता है, उसका उद्देश्य था आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक की स्थापना। अब आप सोचिए 50 साल तक तो वो पढ़ता रहा, 50 साल के बाद वो दार्शनिक शासक बनेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी, वो कितना ताकतवर रहेगा, वो कितना ज्ञानी हो जाने के बाद और इतना दर्शन और फिलोसफर होने के बाद क्या वो शासन के कार्यों में रुचि लेगा? क्या वो उठा पटक की बात करेगा? प्रशासन में नीतिगत बातों को करेगा? तो वो जब एक फिलोसफर हो गया, वो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। और जब वो इन चीजों से ऊपर उठ चुका है, रोजमर्रा की जिंदगी और रोजमर्रा के काम, दांव पेच, प्रशासन, ऑर्डर, नियंत्रण, दबदबा, रुतबा और शक्ति, पावर, संपत्ति, इन सब से अगर वो ऊपर उठ चुका है और 50 साल का व्यक्ति सारा दिन किस प्रकार प्रशासन के कार्य को करेगा, तो जो उसकी कल्पना थी एक दार्शनिक शासक की कि वो इतना ज्ञानी हो जाएगा, इतना दर्शन का प्रकांड पंडित हो जाएगा कि उसके देश का शासन बहुत अच्छे से चलेगा, किसी प्रकार के वो गलत निर्णय नहीं लेगा और कोई गलत कार्य नहीं करेगा। पर हम देखते हैं कि ये बात पूर्ण शायद ही हो पाए और इसीलिए शायद उसके कई थ्योरीज में अतिशयोक्ति थी, कल्पनाओं की इतनी अधिकता थी कि उसका आदर्श राज जो है कल्पना ही रह गया, काल्पनिक रहा और इस यथार्थ में वह नहीं आ पाया। इसके बाद उसने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जो एक और पिलर बनाया, एक और सिद्धांत दिया, एक और थ्योरी दी, वह था साम्यवाद का सिद्धांत। उसका जो तीसरा स्तंभ था वह था साम्यवाद का सिद्धांत, जो कि बहुत ही वर्तमान युग के साम्यवाद के सिद्धांत से बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन समझ में आ गई होगी।